चलो हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। चैप्टर 6 क्या था हमारा? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। चैप्टर 5 टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है और तुम्हारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, दोनों में क्या फर्क है? दो अलग अलग चैप्टर बनाया है, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के नाम से जो हम पढ़ लिए ऑलरेडी, और एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के नाम से। ग्राफ और डायग्राम में क्या फर्क होता है? ग्राफ किसको बोलते हैं, डायग्राम किसको बोलते हैं? हम डायग्राम पढ़ लिए हैं, ठीक है। आज हम ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ किसको बोलते हैं? देखो, डायग्राम जो होता है वो एक अप्रॉक्स मेजरमेंट होता है, ना कि एग्जैक्ट मेजरमेंट। जैसे बार डायग्राम तुम बना रहे हो, फ्रीक्वेंसी मान लो 52 है, तुमने लिया है 50 to 60। अब उसमें तो तुम डेटा बनाओगे, वो 50 से थोड़ा सा ऊपर बना दोगे, ठीक है। एक तो डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है डायग्राम और ग्राफ में। डायग्राम जो होता है वो एक अप्रॉक्स तुम्हें आइडिया देने के लिए हम डायग्राम बनाते हैं, लेकिन ग्राफ जो होता है वो एग्जैक्ट होता है। ग्राफ और डायग्राम में सबसे बड़ा फर्क यही है कि डायग्राम एक अप्रॉक्स फिगर होता है, हम उस हिसाब से बनाते हैं जो कि देखने में अच्छा लगे, समझने में आसानी हो, कंपैरिजन में इजी हो, हम वो सोचकर डायग्राम बनाते हैं। लेकिन ग्राफिकल में ऐसा नहीं होता। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम लोग कोशिश करते हैं 100% एक्यूरेट डेटा को प्रेजेंट करने का, ठीक है। तो सबसे मेन डिफरेंस ग्राफ और डायग्राम्स में यही है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। डायग्राम डिस्कस्ड इन द लास्ट चैप्टर आर जनरली यूज्ड फॉर द purpose of publicity. They present data in an attractive style, but still there is a method which is more reliable than this. डायग्राम से ज्यादा रिलायबल मेथड होता है हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। रिलायबिलिटी का अगर बात करें तो डायग्राम और ग्राफ दो दिया है, अगर तुम किसी एक्सपर्ट को बोलोगे कौन सा यूज करेगा, तो वो हमेशा ग्राफ यूज करेगा, ना कि डायग्राम। क्योंकि डायग्राम जो होता है वो अप्रॉक्स फिगर के बेसिस पर होता है। हम उस ये सोचकर बनाते हैं कि डायग्राम किस तरीके से अट्रैक्टिव दिखेगा, किस तरीके से इजी टू अंडरस्टैंड होगा, किस तरीके से कंपेरेबल होगा। हम ये कभी भी डायग्राम में फोकस नहीं करते कि वो 100% एक्यूरेट कैसे होगा। लेकिन ग्राफ में हमारा सबसे बड़ा मोटिव होता है उसको पूरा एक्यूरेसी के साथ बनाना, ठीक है। फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज मच मोर एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट। ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है और ज्यादा एक्यूरेट होता है देन द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. So in situation when diagrams as well as graphs can be used, a later is preferred because of its advantages over the former. अगर तुम्हारे पास दोनों है, डायग्राम भी है एंड ग्राफ भी है, तो तुम क्या यूज करोगे? हमेशा ग्राफ यूज करोगे, ना कि डायग्राम। एक्सपर्ट को भी तुम अगर दोनों दे दोगे तो वो डायग्राम को रिजेक्ट कर देगा और ग्राफ को ही यूज करेगा, क्योंकि ग्राफ ज्यादा एक्यूरेट होता है और ज्यादा रिलायबल होता है इन कंपैरिजन टू डायग्राम, ठीक है। अब ग्राफ में ये समझेंगे कि ग्राफ बनाया कैसे जाता है। ग्राफ हमारे सिलेबस में कौन कौन सा टाइप का ग्राफ है, देखो। लाइक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन also provides quick and easier way of understanding various trend of data. It also facilitates comparison of two or more situation. एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ में आते हैं। ग्राफ का क्या क्या एडवांटेजेस है? दो एडवांटेज तो ऊपर दिया था, सेम नीचे दिया है, ठीक है। पहला, अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव। ग्राफ जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है, इंप्रेसिव होता है। लेकिन इन कंपैरिजन टू डायग्राम, क्या ये अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव होता है? डायग्राम ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ज्यादा इंप्रेसिव होता है, लेकिन ग्राफ ज्यादा एक्यूरेट होता है इन कंपैरिजन टू डायग्राम, ठीक है। ग्राफ्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव देन टेबल ऑफ फिगर। टेबल से ज्यादा अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव होता है, ना कि डायग्राम से। तीन प्रकार का प्रेजेंटेशन है: टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो होता है वो टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट, क्योंकि उसमें तुम पूरा एग्जैक्ट, अगर डेटा डेसिमल में है तो वो भी तुम प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन डायग्राम में डेसिमल वाला डेटा प्रेजेंट करना डिफिकल्ट है। 52.23 फ्रीक्वेंसी है, 52.23। अब बताओ कैसे करोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे 53.23 को? 50 to 60 का गैप लियो, 52.23 कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 52 तो चलो फिर भी कर लोगे, ग्राफ पेपर होगा तो दो ठो छोटा छोटा लाइन बनाकर कर लोगे, लेकिन 52.23 कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पॉसिबल नहीं है। लेकिन टेबल में वो चीज पॉसिबल है। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट टेबल होता है, उसके बाद ग्राफ होता है,
उसके बाद डायग्राम होता है, अगर हम एक्यूरेसी का बात करें तो। लेकिन हम अट्रैक्टिव का बात करें तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है हमारा डायग्राम, उसके बाद ग्राफ और उसके बाद टेबल। ठीक है। In fact, that an ordinary man cannot understand easily can be understood by graph. Therefore, it is said a picture is worth 1,000 words. छोड़ो इसको। आगे, simple and understandable presentation. डेटा को सिंपल वे में, अंडरस्टैंडेबल वे में हम लोग प्रेजेंट करते हैं इन ग्राफ। सेम चीज हम डायग्राम में भी करते थे। ग्राफ हेल्प टू प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल वे। इट सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ बोथ द स्टैटिस्टिशियन एंड एज वेल एज द ऑब्जर्वर। जो डेटा बना रहा है उसका भी टाइम सेव होता है और जो उसको यूज कर रहा है उसका भी टाइम सेव होता है। ठीक है। तीसरा, यूजफुल इन कंपैरिजन। सेम एडवांटेज हम वहां पर भी पढ़े थे, डायग्राम में भी। डायग्राम भी हमारे लिए यूजफुल होता है कंपैरिजन के लिए। ग्राफ प्रोवाइड इजी कंपैरिजन ऑफ टू और मोर फिनोमेना। ठीक है। सेम हम लोग इसके पहले वाले में भी पढ़े थे। लोकेशन ऑफ पोजिशनल एवरेज, ये एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जो कि डायग्राम में नहीं होता है। हम ग्राफ को यूज करके एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन कैलकुलेट होता है। दो ग्राफ को ओजिप्स को इंटरसेक्ट करके हम मीडियन निकालते हैं। ठीक है। तो हम ग्राफ को यूज करके मीन मीडियन मोड का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसका भी तरीका है। लेकिन डायग्राम को यूज करके या टेबल को यूज करके मीन मीडियन मोड कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है। ग्राफ प्रोवाइड अ मेथड ऑफ लोकेटिंग सर्टेन पोजिशनल एवरेज लाइक मीडियन, मोड एंड क्वार्टाइल्स एक्सेट्रा। हमको ये सारा चीज ग्राफ से आराम से मिल सकता है। ग्राफ बनाकर हम मीडियन निकाल सकते हैं, ग्राफ बनाकर हम मोड फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्राफ बनाकर हम क्वार्टाइल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ग्राफ को पढ़ने के लिए मैथमेटिकल नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। कोई भी एक कॉमन पर्सन ग्राफ को पढ़ सकता है, समझ सकता है। ठीक है। ग्राफ दिया है तो अगर तुम्हें एक ग्राफ दे दिया जाए, तुम्हें शायद उस टॉपिक का नॉलेज ना भी हो, तब भी तुम ग्राफ को देखकर समझ पाओगे आराम। ठीक है। देयर इज नो मच टेक्निकलिटी इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ एज दे आर वेरी सिंपल एंड इजीली कंप्रीहेंसिबल। इवन अ लेमैन हु हैज नो मैथमेटिकल नॉलेज कैन ऑल्सो ग्रैप्स इट। हेल्पफुल इन प्रेडिक्शन, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए हम ग्राफ का मदद लेते हैं। ठीक है। हमें एक ग्राफ दिया गया है, ये सेल्स का डेटा है। बताओ 2025 कहाँ होगा? 2025 कहाँ बनाऊं? नीचे बनाऊं, यहाँ बनाऊं या यहाँ बनाऊं? बीच में मतलब यहाँ पर, यहाँ पर बनाऊं, नीचे बनाऊं या ऊपर बनाऊं? कैसे पता चला? स्ट्रेट लाइन जाएगा जरूरी है? नहीं है जरूरी। लेकिन फिर भी हम जब प्रेडिक्शन करेंगे, हम प्रेडिक्शन किस बेसिस पे किए? एग्जिस्टिंग डेटा को देखकर। एग्जिस्टिंग में डायग्राम जैसा था उसी को देखकर, एग्जिस्टिंग में ग्राफ जैसा था उसी को देखकर हम फ्यूचर का प्रेडिक्ट किए। इसी को देखकर पता चल रहा है कि ये ग्राफ कहाँ जाएगा। अगर ग्राफ ऐसा नहीं होता, बताओ इसके बाद ये 2022 आ चुका है, 2023 कहाँ होगा? ऊपर होगा, नीचे होगा, कौन सा होगा? पता चल रहा है ऊपर होगा अगेन, है ना। तो ग्राफ, पुराने डेटा को देखकर, पुराने ग्राफ को देखकर तुम आगे का प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जरूरी नहीं है आगे वैसा ही होगा। ठीक है। 100% ऐसा गारंटी नहीं है कि जो तुम प्रेडिक्ट किए वो होगा, लेकिन फिर भी तुम प्रेडिक्शन कर सकते हो आराम से। ठीक है। हेल्पफुल इन प्रेडिक्शन थ्रू ग्राफ, tendencies that could occur in near future can be predicted in a better way. Universal utility. In the modern era, graph can be used in all spheres such as trade, economics, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट्स एक्सेट्रा। हर कोई आज के दिन में ग्राफ्स को इस्तेमाल कर रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, हर चीज में ग्राफ का इस्तेमाल हो रहा है। वो लोग अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए ग्राफ का हेल्प ले रहे हैं। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ? नेक्स्ट, फंक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राफ। फर्स्ट, फंक्शन या ऑब्जेक्टिव टू मेक कॉम्प्लेक्स डेटा सिंपल। जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है वो सिंपल बन जाता है इन केस ऑफ ग्राफ। अगर हम डेटा को ग्राफ में प्रेजेंट कर दें तो जो कॉम्प्लेक्स डेटा है वो आसानी से इजी टू अंडरस्टैंड वे में आ जाता है। टू मेक कंपैरिजन इजी,
डेटा को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। टू चेक ऑन एक्यूरेसी, एक्यूरेट है या नहीं है हमारा डेटा, वो चेक हो सकता है आराम से ग्राफ बनाकर। टू मेक मोर पेनिट्रेटिंग एनालिसिस, मतलब डिटेल एनालिसिस, हम और ज्यादा डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्राफ। बचपन में ग्राफ बनाए होंगे, स्कूल में ग्राफ पेपर देते थे, मैथ्स में भी बनाए थे हम लोग, है ना। तो ग्राफ पेपर जब बनाते थे तो सबसे पहला काम क्या करते थे ग्राफ पेपर में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते थे, तो है ना। तो सबसे पहला हमारा काम होता है, हम जब भी ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्लस प्लस फिगर आता है, माइनस प्लस आता है, माइनस माइनस आता है और प्लस माइनस फिगर आता है। ठीक है, नॉर्मली हम डायग्राम को क्वाड्रेंट 1 में बनाते हैं, नॉर्मली ग्राफ को हम क्वाड्रेंट 1 में बनाते हैं फर्स्ट वाले में, लेकिन नेचर ऑफ डेटा पे डिपेंड करता है कि वो क्वाड्रेंट 2 में जाएगा, 3 में जाएगा या 4 में जाएगा। अगर डेटा में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है तो ऑब्वियसली वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वो फर्स्ट या तो सेकंड या तो फोर्थ में चला जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ को बनाने के लिए सबसे बेसिक हमें इसका नॉलेज होना जरूरी है। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, इसको बोलते क्या है, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और बीच में ओरिजिन होता है। ठीक है, वो तो एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, एक्स एक्सिस का एक और नाम है एब्सिसा और दूसरा वाई एक्सिस का नाम है ऑर्डिनेट। ठीक है, सिर्फ ये पर्टिकुलर लाइन को बोला जाता है एब्सिसा और इसको ये पर्टिकुलर लाइन को बोला जाता है ऑर्डिनेट। पूरे ग्राफ को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, पूरे ये जो पेज है जिसमें एक्स वाई सब कुछ बना हुआ है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, देखो ग्राफ्स आर जनरली ड्रॉन ऑन अ स्पेशली डिजाइंड पेपर नोन एज ग्राफ पेपर, और उम्मीद है सब ग्राफ पेपर देखे ही होंगे बचपन में। ठीक है, ग्राफ पेपर हैज अ फाइन नेटवर्क ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस डिवाइडिंग एवरी इंच और सेंटीमीटर इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ग्राफ को, जो ग्राफ होता है नॉर्मली, मेरे पास भी था यहाँ पर ग्राफ पेपर, कहाँ से आता है लेकिन नहीं पता। नहीं नहीं, छोड़ो, नहीं पता मुझे कहाँ से आता है। तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में, एक एक बॉक्स जो होता है वो 10 बाय 10 होता है लाइंस, अंदर 10 तो छोटा बॉक्स रोज वाइज और 10 तो कॉलम वाइज होता है एक बॉक्स के अंदर में। याद है उतना तो, बेसिक तो पता है ग्राफ पेपर का। चलो आगे चलते हैं। एक ओरिजिन होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट 1 2 3 4, और ये सब मेरे हिसाब से पढ़ाने का जरूरत नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, क्वाड्रेंट 2 जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है और पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे चलो। किंग्ड लाइन, ग्राफ का बेसिक तुम्हें ऑलरेडी पता है ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, अगर वो भी नहीं पता है तो समय आ गया है पढ़ाई छोड़कर कुछ और करने का, है ना। देखो किंग्ड लाइन, किंग्ड लाइन क्या होता है, देखो कभी कभार हम किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किंग्ड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किंग्ड लाइन बेसिकली क्या होता है, एक अनइवन लाइन होता है। जैसे यहां पर डेटा देखो कहां से शुरू हो रहा है, 100 से शुरू हो रहा है, उसके बाद 110 120 130 140 सब कुछ है, तो 0 से 100 तक है ही नहीं कुछ भी, कोई डेटा ही नहीं है। जैसे तुम्हारा एज, अगर मैं तुम लोगों का एज का डेटा बना रहा हूं तो मिनिमम एज कितना होगा, 15 साल मिनिमम किसी का होगा, तो 15 साल होगा। तो कितना होगा तुम लोग का ईयर ऑफ बर्थ क्या है, 9। ठीक है, तो 9 के हिसाब से अभी 16 साल अप्रोक्स आ रहा है सभी का, तो मिनिमम मान लो 14 ईयर्स होगा किसी का। अगर बाई चांस भी गलती से तुम्हारे क्लास में आ गया होगा, देख डाक के कोई मंत्री का बेटा बेटा होगा तो पहुंच गया होगा, तो फिर भी 14 साल का होगा
मैक्सिमम कितना होगा, 2-4 बार फेल फाल होके भी अगर कोई पहुंचा होगा तो 18 साल का होगा। तो 0 से 14 में क्या कोई डेटा है? कोई नहीं है। 0 to 14 ईयर्स में तो कोई है ही नहीं। 14 से मिनिमम शुरू हुआ है। 14 में एक स्टूडेंट होगा, 15 में 5-10-15 स्टूडेंट होंगे, 16 में 20-30 स्टूडेंट होंगे, 17 में फिर 2-4 स्टूडेंट होंगे, 18 में एक होगा कोई, और 19 के आगे फिर है ही नहीं कोई। तो हम जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें 14 ड्रॉ करना है, 15, 16, 17, 18 का बनाना पड़ेगा एक्स एक्सिस में। तो 0 से 14 हम क्यों बनाएं जब कोई है ही नहीं? तो कोई है ही नहीं 0 to 14 में, तो अननेसेसरी 0 to 14 ड्रॉ करोगे, वो ब्लैंक रहेगा, डायरेक्टली 14 से शुरू होगा। तो इसके जगह में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? किंग्ड लाइन इस्तेमाल करेंगे। यहां से यहां पर डायग्राम को थोड़ा, एक्स एक्सिस को थोड़ा, लाइन को थोड़ा टेढ़ा कर देंगे, और वहां पे डायरेक्टली 100, जैसे यहां पर देखो डायरेक्टली 100 से शुरू किया, हम डायरेक्टली 14 से शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे वाला पढ़े थे ना ब्रोकन स्केल बार डायग्राम, वो जो एक नंबर अगर एक्सेप्शनली हाई होता है तो 20 से ब्रेक कर देते हैं और डायरेक्टली हम लोग डेटा को ऊपर लिख देते हैं, है ना। उसी तरीके से यहां पर भी हम लाइन को ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है, और डायरेक्टली हमको जहां से डेटा चाहिए हम वहां से स्टार्ट आराम से कर लें। ठीक है, इसको बोलते हैं किंग्ड लाइन। ठीक है, just we have talked of y-axis starting from 0, we can also start x-axis from 0 in order to reduce the distance between 0 and minimum value on the horizontal axis. We may use kinged line. The kinged line is shown in the following figure. यहाँ पर तुम्हें kinged line दिखाया है बनाकर, डायरेक्टली 100 से शुरू किया, अननेसेसरी 10, 20, 30, 40 करके 100 तक बनाता, उसमें कोई डेटा ही नहीं होता। इससे अच्छा डायरेक्टली 100 से शुरू करेंगे और अप टू 100 को हम लोग किंग्ड लाइन से बना देंगे। ठीक है, आगे चलें। टाइप्स ऑफ ग्राफ, देखो एक्सट्रीमली इजी टॉपिक है, ठीक है, बस ध्यान से सुनते जाओ, घर में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। टाइप ऑफ ग्राफ, दो प्रकार का ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ एंड टाइम सीरीज ग्राफ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ, फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ और दूसरा है टाइम सीरीज ग्राफ। पहले बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का, टाइम सीरीज को बाद में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ क्या होता है? डेटा इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आइटम और क्लास इंटरवल। डेटा को हम क्लास इंटरवल के फॉर्म पर एक्सप्रेस किए हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में तुम पढ़े थे, याद है क्या होता था वो टेबल? याद करो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जब हम टेबल पढ़ रहे थे तो उसमें टाइप्स ऑफ टेबल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था। हम टोटल फ्रीक्वेंसी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। एक टेबल होता है जहां पर टोटल मान लो 100 स्टूडेंट है, तो 0 to 10 लाने वाले, 10 to 20, 30 to 40, सबका अलग अलग कैटेगरी होता है जहां पर फ्रीक्वेंसी कॉलम होता है, और उस पूरे टेबल को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। जहां पर हम 100 स्टूडेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए, ठीक है, उस टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। उसी का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो बन जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। ठीक है, टाइम सीरीज ग्राफ को बाद में पढ़ते हैं, पहले शुरू करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स। In case of frequency distribution, data is expressed in terms of item or class interval. The class limit or mid value are taken along the x-axis and frequency on the y-axis. जो क्लास इंटरवल होगा या मिड वैल्यू होगा उसको एक्स एक्सिस में बनाएंगे, और जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग वाई एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। हमारे पास 5 है, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओजिप्स। 5 वैरायटी का ग्राफ हमारे पास है सिलेबस में। स्टार्टिंग में चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। टाइम सीरीज को बाद में पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 5 वैरायटी का ग्राफ पढ़ेंगे, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओजिप्स। ठीक है, 5 वैरायटी हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला वैरायटी लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। लाइन नाम में क्या लिखा है? लाइन। तो जो डायग्राम बनेगा, सॉरी जो ग्राफ बनेगा वो लाइन के फॉर्म में होगा। ठीक है, हम सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे, सारे डेटा को पॉइंट कर देंगे और सभी पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे हम लोग लाइन से। ठीक है, देखो लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ,
यहां पर देखो तुम्हें एक डेटा दिया हुआ है 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। ये है वेट ऑफ द स्टूडेंट। नीचे दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर एफ। 45 kg वाले 4 बच्चे हैं, 46 kg वाले 6 बच्चे हैं, 47 kg वाले 9 बच्चे हैं, 48 kg वाले 8 बच्चे हैं, 49 kg वाले 18 बच्चे हैं, 50 kg वाले 26 बच्चे हैं और 51 kg वाले 15 बच्चे। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे बताओ क्या 45 से कम वाला कोई है? कोई नहीं है। तो जब तुम डायग्राम ड्रॉ करोगे 0 to 45 या 0 to 44 क्या ड्रॉ करने का जरूरत है? नहीं है। डायरेक्टली हम कहां से शुरू करेंगे? 45 से शुरू करेंगे। तो 0 to 44 के लिए हम क्या यूज करेंगे? किंग्ड लाइन यूज करेंगे। ठीक है, देखो यहां पर 0 to 45, 44 के लिए किंग्ड लाइन यूज किया। डायरेक्टली कहां से शुरू हुआ? 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 सबका आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग जो जिसका फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग ड्रॉप पॉइंट कर देंगे। ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये 4, उसके बाद कितना था? 6 था क्या? 6, 9, उसके बाद 8, 18, 8, 18, फिर कितना है? 26 और 15। सभी को डॉट कर दिए और उसके बाद सभी को कनेक्ट कर दो। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ सभी को कनेक्ट कर देंगे हम। सिंपल लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस तक सभी को कनेक्ट कर देना है एक्स एक्सिस के साथ। क्लियर है बात? सिंपल है, इजी है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। दिस इज योर लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक है, क्लियर है? सच ग्राफ यूज टू डिपिक्ट डिस्क्रीट सीरीज। व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज एंड व्हाट इज कंटिन्यूअस सीरीज? पढ़ा हुआ है पहले। व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज, व्हाट इज कंटिन्यूअस सीरीज? जहां पर देखो एक्स और एफ तो दोनों में दिया रहता है, डिस्क्रीट में भी कंटिन्यूअस में भी। लेकिन डिस्क्रीट के केस में जो एक्स होता है वो इंडिविजुअल नंबर्स होता है, और कंटिन्यूअस के केस में जो एक्स होता है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में होता है। 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 के फॉर्म में होता है। उसको डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। और जहां पर एक्स कॉलम इंडिविजुअल नंबर होता है, जैसे यहाँ पर एक्स देखो इंडिविजुअल नंबर है 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। इस केस में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज होता तो ये कैसे दिया होता? 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60 इस फॉर्म में दिया होता, तो वो क्या बन जाता हमारे लिए? कंटिन्यूअस सीरीज बन जाता। अच्छा, दो वेरिएबल पढ़े थे हम लोग, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। वो क्या होता है? सीरीज तो पता है, याद आ गया, सीरीज पढ़ लिए। वेरिएबल भी पढ़े थे हम लोग, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल, सबको पता है लेकिन याद नहीं है। वेरी गुड। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो डायरेक्टली जंप करता है एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट आइदर 4 होगा या 5 होगा। क्या 4.5 हो सकता है? क्या 4.25 हो सकता है? आसान भाषा में समझने के लिए, डिस्क्रीट वेरिएबल डेसिमल्स में नहीं होता, कंटिन्यूअस वेरिएबल डेसिमल्स में होता है। ठीक है, आसान भाषा में समझने के लिए। लेकिन रियलिटी है कि डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्टली जंप होता है, या तो 4 होगा या तो 5 होगा, फिर या तो 6 होगा। 4 और 5 के बीच में कुछ नहीं हो सकता, 5 और 6 के बीच में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? जैसे वेट ऑफ द स्टूडेंट 45 वेट होगा, क्या 45 के बाद डायरेक्टली 46 वेट होगा? 45.5 भी हो सकता है। अच्छा, 40 और 45 और 45.5 के बीच में क्या 45.25 हो सकता है? वो भी हो सकता है। क्या उसके बीच में कोई और फिगर हो सकता है? कोई भी फिगर हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सीरीज को, इस प्रकार के डेटा को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल, जहां पर वेरिएबल्स डेसिमल्स में भी हो सकता है। ठीक है, और डिस्क्रीट वेरिएबल के केस में वेरिएबल डेसिमल में नहीं हो सकता। मुझे बताओ ये कौन सा वेरिएबल है? ये जो एग्जांपल दिया है ये कौन सा वेरिएबल का एग्जांपल दिया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट है, क्या डेसिमल में है? नहीं है। ये डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल है।
कौन से सीरीज का एग्जाम्पल है? डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल है। क्यों, कैसे पता चला डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल है? एक्स कॉलम जो है वो नंबर्स दिया हुआ है, ना कि क्लास इंटरवल। ठीक है, इसीलिए पता चला कि हमें ये डिस्क्रीट सीरीज है। और डिस्क्रीट वेरिएबल है, कैसे पता चला? जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो पॉइंट पे नहीं है। 4 स्टूडेंट 4.5 स्टूडेंट नहीं है, 4 है या तो 5 है। ठीक है, चलो आगे। In a construction of line frequency graph, the value of variable are measured on the x-axis and the corresponding frequency on the y-axis. यहाँ पर तुम्हें डायग्राम दिया हुआ है पूरा बनाकर। इस तरीके का डायग्राम हम लोगों को बनाना है अगर लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ आएगा तो। एक चीज ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि कोई भी डेटा आएगा और तुम कोई भी डायग्राम बना दोगे एग्जाम में। एग्जाम में बोलेगा ड्रॉ सुइटेबल डायग्राम, तुम्हें एक डेटा दे देगा और बोलेगा ड्रॉ अ सुइटेबल डायग्राम, जो तुम्हें सुइटेबल लग रहा है। उसमें तुम क्या करते हो, जो तुम्हें याद है वो बना देते हो। कोई लाइन ग्राफ बना देता है, कोई हिस्टोग्राम बना देता है, कोई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना देगा, कोई फ्रीक्वेंसी कर्व बना देगा, कोई ओजिब बना के आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, डेटा के स्पेसिफिक डायग्राम्स होता है। जिस टाइप का डेटा होगा उसके लिए स्पेसिफिक डायग्राम होगा। अगर डिस्क्रीट वेरिएबल का डिस्क्रीट सीरीज का डेटा है, डिस्क्रीट सीरीज का डेटा होगा तो लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनेगा, यूज्ड फॉर डिस्क्रीट सीरीज। ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए यूज होता है। कंटिन्यूअस सीरीज के केस में हम कभी भी लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ नहीं बनाते। ठीक है, तो डेटा अगर कंटिन्यूअस वाला है तब तो लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैंसिल है, वो तो बन ही नहीं सकता। अगर डिस्क्रीट डेटा है तभी बन सकता है। ठीक है, जब नेक्स्ट ग्राफ पढ़ेंगे तो समझेंगे कि उसमें कौन कौन सा डेटा बन सकता है। लेकिन लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है तो डायग्राम कैसा होना चाहिए, जो डेटा है वो कैसा होना चाहिए, डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल होना चाहिए। कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जाम्पल होगा तो लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ नहीं बन सकता। ठीक है, चलें आगे। सेकेंड वैरायटी, हिस्टोग्राम। कैसा होता है हिस्टोग्राम, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। और नीचे देखो 10 to 20, 20 to 30। अच्छा, ये कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है या कौन सा सीरीज दिया हुआ है? कैसे पता चला कंटिन्यूअस सीरीज है? क्लास इंटरवल दिया है, 0 to 10, 10 to 20 क्लास इंटरवल दिया है। इससे पता चल रहा है कि ये कौन सा सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है। ठीक है, अच्छा कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है? डिस्क्रीट वेरिएबल दिया हुआ। ठीक है, देखो तो हम क्या करेंगे इस केस में, हिस्टोग्राम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। क्या ऐसा डायग्राम हम पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे? याद आ रहा है? उसमें और इसमें क्या फर्क दिखाई दे रहा है? बार्स के बीच में गैप था उसमें। और क्या फर्क हो सकता है? उसमें क्या नाम से पढ़े थे हम? बार डायग्राम के नाम से पढ़े। ठीक है, यहां पर क्या नाम से पढ़ रहे हैं? हिस्टोग्राम के नाम से पढ़े। दोनों तो सेम दिखाई दे रहा है। गैप से क्या फर्क पड़ता है? गैप से फर्क पड़ता है, बार डायग्राम के बीच में गैप होता है, हिस्टोग्राम के बीच में गैप नहीं होता है। बार डायग्राम का विद जो है वो इक्वल होता है हमेशा। बात किए थे हम लास्ट चैप्टर में कि हमेशा विद भी इक्वल होगा और सभी के बीच का गैप भी इक्वल होगा। चैप्टर 6 में जितना भी बार डायग्राम बनाते थे सभी का जो विद है वो हमेशा इक्वल होता था, और साथ में दो बार डायग्राम के बीच का जो गैप है वो भी इक्वल होता था हमेशा। लेकिन यहां पर हिस्टोग्राम के केस में विद इक्वल भी हो सकता है, विद अलग अलग भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल नीचे दिया है, देखो इसका विद ज्यादा है, इसका विद उससे कम है, ये उसका पूरा कम है। अलग अलग विद का भी हिस्टोग्राम बन सकता है, लेकिन बार डायग्राम अलग अलग विद का नहीं बन सकता। बात समझ में आया? ये सब डिफरेंस जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछता है और बोलता है ड्रॉ अ सुटेबल डायग्राम, ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा हिस्टोग्राम बनाओ तब तो तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, हिस्टोग्राम बना के आ जाओगे। क्वेश्चन बोलेगा लाइन फ्रीक्वेंसी बनाओ तो बना के आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन डायग्राम डेटा दे देगा और बोलेगा ड्रॉ सुटेबल डायग्राम, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो क्वेश्चन में जो मार्क्स है सबसे ज्यादा मार्क्स उसी चीज का है कि तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डायग्राम या ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने का कम मार्क्स है, लेकिन आइडेंटिफाई करना कि कौन सा बनाना है उसका मार्क्स ज्यादा होता है। उसका 50, मतलब 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स तो अगर कोई करेक्ट सिलेक्शन किया है तो उसको मिल जाता है।
कौन सा बनाना है, करेक्ट सिलेक्शन हुआ है, और गलत बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही मार्क कटेगा, लेकिन 2 मार्क मिलेगा अगर करेक्ट सिलेक्शन किया है तो। लेकिन सिलेक्शन ही गलत है तो चाहे कुछ भी बनाए फिर क्या फर्क पड़ता है, फिर तो पूरा ही 0 मिलना। ठीक है, तो सिलेक्शन करना जरूरी है। अच्छा, ये कब यूज होगा, वो कब यूज होगा, जो चैप्टर 6 में पढ़े हम, डायग्राम कब यूज होगा, बार डायग्राम, और हिस्टोग्राम कब यूज होगा, ये सब भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी शुरू करते हैं हिस्टोग्राम को। Histogram is a graph of frequency distribution in which class interval are plotted on the x-axis and their respective frequency on the y-axis. It is a 2-dimensional diagram. ये 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है, लेकिन याद करो इसके पहले वाले चैप्टर में हम जब ग्राफिक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे उसमें 1 डायमेंशनल डायग्राम के अंदर में 6 वैरायटी पढ़े थे, याद है, और 2 डायमेंशनल में एक पढ़े थे जिसका नाम था पाई चार्ट। तो जब इस प्रकार का डायग्राम अगर 1 डायमेंशनल होता है तो यहाँ 2 डायमेंशनल क्यों लिखा है, क्योंकि वहां पर विद कांस्टेंट रहता है। विद अगर कांस्टेंट है इसका मतलब वो तो डायमेंशन है नहीं, उसको तो मेजर कर नहीं सकते, वो तो फिक्स हो गया हर में। खाली जो चेंज होगा वो कौन सा होगा, हाइट चेंज होगा, इसीलिए उसको 1 डायमेंशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको 2 डायमेंशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर हाइट भी चेंज होता है और विद भी चेंज होता है। विद को भी तुम चेंज कर सकते हो, हाइट को भी चेंज कर सकते हो, अलग अलग बार अलग अलग विद और अलग अलग हाइट का हो सकता है, लेकिन वहां पर सारा बार का विद सेम होता था, खाली हाइट अलग अलग होता। ठीक है, देखो 2 डायमेंशनल डायग्राम्स होता है, हिस्टोग्राम आर 2 डायमेंशनल डायग्राम। हिस्टोग्राम इज वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस सीरीज। कौन सा डेटा प्रेजेंट करेंगे, तो अगर डिस्क्रीट सीरीज दिया है तो क्या हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। डिस्क्रीट सीरीज दिया है तो कौन सा डायग्राम बनाएंगे, लाइन फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर कंटिन्यूअस दिया है तो कौन सा बनाएंगे, हिस्टोग्राम। ठीक है, और क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम इज नेवर ड्रॉन फॉर अ डिस्क्रीट सीरीज। बोल्ड लेटर में लिखा है कि अगर डिस्क्रीट सीरीज दिया होगा तो कभी भी हिस्टोग्राम बनाकर एग्जाम में मत आना, क्लियरली यहाँ पर लिखा है, हिस्टोग्राम इज नेवर ड्रॉन फॉर अ डिस्क्रीट सीरीज डेटा। ठीक है, क्लियर है, आगे चले। हाइट और लेंथ ऑफ ईच रेक्टेंगल शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एंड ब्रीथ इंडिकेट साइज ऑफ क्लास इंटरवल। हाइट शो करता है तुम्हारे फ्रीक्वेंसी को, और विथ जो है वो शो करता है तुम्हारे क्लास इंटरवल का साइज को। देयरफॉर टोटल एरिया कवर्ड बाय हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द टोटल फ्रीक्वेंसीज। 4 वैरायटी का हिस्टोग्राम हम पढ़ने वाले हैं, इक्वल क्लास इंटरवल, अनइक्वल क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। 4 वैरायटी का हिस्टोग्राम हम लोग पढ़ेंगे। मतलब सबसे पहले तो 2 वैरायटी का ग्राफ था, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 5 वैरायटी था, लाइन, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजिप। उसमें जो हिस्टोग्राम है उसके अंदर कितना वैरायटी है, 4 वैरायटी, इक्वली क्लास इंटरवल, अनइक्वल क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है अभी तक सब कुछ। चलो तो आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक, बोलो। कहां पर देंगे,